थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आई नो आप बहुत सारे पॉडकास्ट में जाते हैं और बहुत सारे लोग आपको इनवाइट करते होंगे, बट मेरा एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है जी। कि यहाँ पे क्यों आ गए आप? इसके 2-4 रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं सौरभ भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओह, मैं सच बता रहा हूँ। और मैंने जब इनका काम देखा है तो मुझे लगा हमेशा कि यार कितना अच्छा इंसान काम कर सकता है। एंड ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं। एंड मुझे अपने आप पर थोड़ा सा अजीब भी हुआ कि यार इतनी फिल्में मैंने बना ली, क्यों हम काम नहीं कर सके। तो मैंने आगे फैसला किया है कि इंशाल्लाह मैं जो भी फिल्म बनाऊंगा, आई नीड गुड एक्टर्स एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो मैं, एक तो इन्होंने बोला, दूसरी बात है कि मैं तो जैसे आप लोग सारे बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि इस तरह की एक चीज़ है जहां आप बैठे हैं और इतनी अच्छी जगह से आपको सीखने का मौका मिला है। हमारे वक्त में जो है ये कुछ होता नहीं था, तो हमने जो है बहुत ही, जिसको कहते हैं, खुद समझ के, खुद चल कर, खुद ठोकरें खा के सीखा है। तो मुझे ऑलवेज़ जो यंग लोग हैं उनको मिलने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी को कोई एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकूँ और उसमें अगर रत्ती भर भी उनकी किसी चीज़ काम आ जाए तो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि नहीं, चलो यार कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा हुआ। थैंक यू फॉर दैट सर, थैंक यू सो मच, सच अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। एक तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है लोगों से पूछने में कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई। मतलब ऑब्वियसली आपने 30-35 साल हो गए आपको शायद इस इंडस्ट्री, ज़्यादा 45। ओके, राइट। तो मतलब आप तो इतनी पूरी इंडस्ट्री को सही तरीके से जानते हो। हम लोग तो बहुत नए हैं, मेरे को अभी 23 साल ही हुए हैं, ये तो अभी शुरू ही हुए हैं और कई लोग अभी से ही थकने वाले हैं बस बहुत मुश्किल है। और आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, राइट? तो आपकी ये जो हम कहते हैं कि कीड़ा कहाँ से जागा? मुझे अपना, बिकॉज मेरे को पता है कि आपके फादर पोएट थे, राइट? तो हाँ, उनके साथ बचपन में बड़ा साथ में रहा, जिसकी वजह से थोड़ी सी शायरी वायरी का मुझे शौक हुआ, बट मुझे कभी भी इस लाइन में आना नहीं था। मेरा जो ब्रदर है वो, उसके कुछ एक दिन बर्थडे में फ़ोटो खिंचवाए तो बड़े खूबसूरत थे, तो मैंने बोला चलो यार बच्चे के लिए कुछ काम करता हूँ मैं। तो मैं 1-2 जगह 3 जगह गया एंड उन्होंने बोला कि नहीं ये तो बहुत छोटा है, आप करोगे क्या? तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन उस वक्त क्या मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे करना था कि जहाँ से भी मुझे 2 पैसे कमा सकूँ मैं। तो मैंने किया काम एज एन एक्टर। वाओ। हाँ, तो वो 2-3-4 पिक्चर में छोटे मोटे मैंने कुछ काम वाम किए और उसके बाद कुछ ऐसी एज हो गई जहाँ मैं ना छोटा रहा ना बड़ा रहा, तो रोल ही नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैं चला गया था साउंड रिकॉर्डिंग में। अच्छा। तो मैंने कुछ 1-1.5 साल साउंड रिकॉर्डिंग में काम सीखा भी का। उसके बाद फिर मैं चला गया था एडिटिंग में, फिर मैंने सेट पे आर्ट डिपार्टमेंट में किले विले भी लगाए, वो सब कर रहा था मैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोई बोलने वाला था नहीं, कोई समझाने वाला था नहीं, लेकिन इतना मेरी समझ में आ रहा था कि अच्छा ये काम मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। एंड देन व्हेन आई जॉइंड राज कपूर साहब एज असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वहाँ पर मुझे पहली मर्तबा ये एहसास हुआ कि नहीं ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने फैसला किया कि चलो मैं ये करूँगा। तो मैं सबसे ये भी कहता हूँ कि यार काम वो करो जो आपको अच्छा लगे, और जब आप वो काम करें तो आपको बोझ ना लगे, एंड ऐसा लगे कि यार आप मतलब शौक अपना पूरा कर रहे हैं और उसके एवज में लोग आपको काफ़ी पैसे ऐसे भी दे रहे हैं। तो मुझे कभी भी ये काम उसके बाद बोझ नहीं लगा। और उसके बाद मेरे साथ कई मेरे साथी थे जो हालात मेरे जैसे थे, जिनके और कोई हालात से तंग अगर कहीं चला गया, कुछ हो गया, सब ने धीरे धीरे लाइनें शिफ्ट की। बट मुझे लगा कि मैं शायद इस चीज़ के बिना जी नहीं पाऊँगा। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अगर, तो लोग मुझे कहते भी थे कि भाई कब तक कोशिश करोगे? मेरा बोला जब तक मैं जिंदा हूँ। अरे वाह। क्योंकि मुझे लग रहा था मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगा। और फिर मैंने वहाँ से अपने आप में ही सोचा कि क्या करना है, तो मैंने फिर गोस्ट राइटिंग भी की, 4-6 फिल्में लिखी। उन फिल्मों को मैंने जब देखा तो उसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, लोगों को मेरे डायलॉग अच्छे लगते हैं, ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। फिर मैंने फिल्में लिखनी शुरू की और फिर 90 में मुझे जाकर बहुत लेट, आई थिंक शायद 15-20 साल बाद एक फिल्म मिली, स्वर्ग, राजेश खन्ना गोविंदा। तो उस फिल्म को पूरा मैंने लिखा था, स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, जिसमें पहली मर्तबा मेरा नाम भी आया था। मेरे फादर की फेवरेट फिल्म है वो। जी। तो फिर वो शोला शबनम, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, बोल राधा बोल, बहुत सारी फिल्में मैंने लिखी, कुछ 40-50 में। देन आई बिकेम अ डायरेक्टर। लेकिन मुझे बनना हमेशा से डायरेक्टर ही था। तो वो मैंने एक शॉर्टकट दिया था कि चलो थोड़ा नाम होगा
और कहीं मैं कह सकूँगा कि भाई ये मैं करता हूँ, तो वो फिल्में इतनी हिट होने लगी कि वो सारे डायरेक्टर्स मेरे वो कहने लगे नहीं नहीं यार, डायरेक्टर्स बहुत है, राइटर नहीं, आप यही काम कीजिए। जी। तो फिर वो 30-40 फिल्में होती गई, देन आई बिकेम डायरेक्टर। Yeah. और वो डायरेक्टर होने के बाद भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके लिए मैंने फिल्में लिखी। डेविड, लास्ट पिक्चर मैंने डेविड के लिए लिखी थी, मुझसे शादी करोगी। अच्छा। तो वो सब मैं करता गया। तो मुझे इतना लगता है कि हाँ, अगर किसी को ये फील होता है कि नहीं यार मैं बस इस काम के बिना जी नहीं सकता हूँ, Right. तो उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, राइट। और उस दिन तक करना चाहिए जब तक वो काम हो ना जाए। राइट। जब मैं आपसे पहली बार मिला था आपके ऑफिस में, सर ने मुझे बुलाया था एक फिल्म की कास्टिंग के लिए। तो जब मैं इनसे मिला था मैंने कहा ये आदमी कितना एनर्जी रख रहा है अभी भी, इतने सालों से काम करके भी। ही वाज लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड दैट रियली मोटिवेटेड मी, दैट रियली। तो ये पैशन है या फिर ये बॉडी ऐसी है कि मेरी नहीं एनर्जी सर, मुझे लगता है मेरा जुनून है। जब शूटिंग नहीं होती तो आई एम क्वाइट रिलैक्स, Yeah. बट जब शूटिंग होती है तो मैंने कई फिल्में ऐसी लिखी हैं और बनाई हैं, और बहुत 11th आवर पे, हमारे वक्त में उस ज़माने में ऐसे कोई बाइंड स्क्रिप्ट नहीं होती थी। Right. तो कभी सेट पे लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं। तो ये जो वेलकम, सिंग इज किंग, नो एंट्री, ये सारी फिल्में वो है जिसके शूटिंग के दौरान ही मैंने फिल्में लिखी। कल का सीन है नहीं और रात को लिखना है, तो कई मरतबा मैंने सेट के ऊपर सीन लिखे हैं कि भाई शूटिंग चल रही है और सेट पे लिख रहा हूँ मैं। तो उसमें नाना भी था, अनिल भी, नाना जी, ये सब थे। बट मैं हार्डली, मुझे लगता है शायद पूरे 24 घंटे में 1 आधा घंटा सोता था। अच्छा। एंड फॉर अनदर 23 आवर्स आई एम ओके, आई एम फाइन। ओह वाह वाह। तो ये मुझे लगता है वो शौक ही होता है, एक जुनून होता है, एक पैशन होता है कि नहीं, एक डेडिकेशन कि नहीं ये करना है मुझे, और उसमें कोई थकावट नहीं होती। राइट। तो आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही थी जब आप शुरू में जब आप कह रहे थे कि मेरे को यही करना है? नहीं, मेरे तो खैर घर के हालात थोड़े ऐसे थे, उन्होंने बोला यार जो करना है करो, 2 रुपए कमाने चाहिए आपको। तो मैं 11-11 महीना जो है मेरे घर चेंज करता रहता था, इसलिए कि जब 11 महीने होते थे तो मालिक मकान सर पे आके खड़ा होता था कि भाई अभी मुझे जो है वो थोड़ा ये बढ़ाने हैं पैसे, और जो दे रहे हैं वही मुझसे होते नहीं थे। तो फिर वो सामान बुढ़िया बिस्तर लेकर, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ 25-30 घर चेंज किए होंगे 11-11 महीना। एंड उसके बाद जाकर फिर पहली मरतबा कुछ स्वर्ग और रिलीज हुई, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद पहला जाके मैंने तो आप शुरू से ही बॉम्बे आ गए थे इमीडिएटली? हाँ, मैं गुजरात में मैं पैदा हुआ और मैं आ गया तो कुछ 6-8 महीने का था, तो मेरे फादर मुझे लेके आ गए थे। अच्छा। तो हम लोग यहीं पे थे, तो मेरा पूरा बॉम्बे। फादर भी यहीं पर ही काम कर रहे थे? नहीं, वो तो आए थे इसलिए कि यार उनको वो राइटर था, तो कुछ गाने नहीं, मतलब शायरी लिखते थे, उनके सारे दोस्त ही आए थे। अच्छा। तो वो तो अपना शायरी में ही लगे हुए थे। अच्छा। तो मैंने आपकी फिल्मों में एक चीज देखी है कि फैमिली ओरिएंटेड फिल्म होती है, मतलब फैमिली ड्रामा होता है मेजरली, राइट? तो वो कहाँ से आता है? अपने इंस्पिरेशन ऑफ फैमिली है या आपकी बड़ी फैमिली थी या फिर काफ़ी बड़ी फैमिली है, और मैं बहुत मतलब फॉर्चुनेट हुए लड़कियों और औरतों में रहा हूँ। मेरी 2 बहनें, 3 बहनें, मेरी 3 बेटियाँ, मेरी बीवी, मेरी मौसी, बहुत लोगों के बीच में रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं फिल्में वो बनाना चाहता हूँ मैं जो एक फैमिली के साथ बैठ के कंफर्टेबल तरीके से देखूँ। इसलिए वो डबल मीनिंग डायलॉग और वो जो शॉर्टकट्स होते हैं वो मैं करता नहीं हूँ। मुझे लगता नहीं आई एम अ राइटर, आई कैन राइट एंड आई कैन राइट विदाउट ऑल दिस शॉर्टकट्स। तो मैं वो पिक्चर बनाता हूँ। जैसे अभी हॉरर भी बनाई मैंने, जब भूल भुलैया 2 और 3, तो मुझे बहुत परेशानी थी कि यार ये हॉरर तो बच्चे लोग देखेंगे नहीं। तो मैंने बोला ऐसा कैसा हॉरर बनाए जो बच्चों को देखना भी हो और बड़ों को भी थोड़ा डर लगे। तो ये फिल्म दोनों बनाने में मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन फिर मैंने एक रास्ता निकाला जिसके अंदर अभी ये दोनों फिल्में जो हैं बच्चों की बहुत मतलब फेवरेट फिल्म है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी हमने प्लान किया था मैंने, वो आई वॉज सक्सेसफुल। जी। और आपके फादर कब तक यहाँ पे बॉम्बे में आपके साथ काम करते? हमेशा साथ में ही रहे मेरे, ऑलवेज। एंड 2007 व्हेन आई वाज मेकिंग अ वेलकम, तब उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा। और मदर आपकी? मदर भी मेरे साथ ही रही सारी ज़िंदगी, और उसके कुछ 4-6 साल बाद जो है 2011 में शायद उनका इंतकाल हुआ। ओके। ऑलराइट। तो अभी जब इतना फेम मिल रहा है, भूल भुलैया और ये सब चीज़ें, आप मतलब आप अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखते हैं? मतलब कैसे, क्या ये सिर्फ कि मैं काम करता रहूं या फिर? नहीं, मैं आपको ईमानदारी बताऊं सर भाई, मुझे सारे लोग, मेरे अपने लोग भी बहुत प्यार करते हैं। मेरी यूनिट में मेरी शायद इज्जत थोड़ा कम करते होंगे, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। हाँ, क्यों इज्जत क्यों कम कर देगी? नहीं मतलब वो फिर चलेगा कि अनिल भाई हैं यार, ठीक है, तो कोई भी आगे कुछ भी बोल सकता है मुझे। मेरा स्पॉट बॉय भी कि सर ये थोड़ा ठीक लग रहा नहीं है इतना मेरा। और मैं चाहता भी हूँ कि मेरे कान खुले रहें, मैं लोगों से बात करूँ, लोगों से सुनूँ, समझूँ। वरना एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप अपने एक शेल्फ में रहते हैं,
हैं और कोई लोग आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं और फिर आपकी वो थिंकिंग थोड़ी पुरानी होती रहती है और कब आप ख़राब फिल्में बनाने लगते हैं पता नहीं लगता। तो मैं बहुत डरता रहता हूँ पिक्चर बनाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे तो वो प्यार भी बहुत करते हैं, इसलिए कि वो बोलते हैं कि यार मुझे एक्चुअली जब मेरे अपने लोग भी जब कहते हैं कि अच्छा आप ये हैं ये, मुझे आज तक एहसास ही नहीं होता कि हाँ मैंने कुछ ज़िंदगी में अच्छा कुछ कर लिया और मैंने मेरा नाम है। मैं आज तक मुझे फील ही नहीं होता। अच्छा, आई डोंट नो वो क्यों ऐसा होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म बनाते हुए बहुत नर्वस हुए थे कि ये तो लगा था भाई? नहीं, आपको मैं बताऊं, हर वो फिल्म जो मैंने बनाई है उस वक्त मेरे से ज़्यादा नर्वस कोई नहीं था। एंड मैं अक्सर जो है मेरे ऑफिस में जो मेरी टेरिस पे बहुत सारे पोस्टर्स लगे हैं। एक दिन मेरे असिस्टेंटों ने बर्थडे के दिन मुझे गिफ्ट के तौर पे वो सारी लगाई थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ये 40 50 60 फिल्में मैंने लिखी। मुझे फर्स्ट टाइम तभी एहसास भी होता। तो जब भी शूटिंग होती है मेरे पहले दिन की, तो मैं आगे से देखता हूँ और मैं अपने आप को यकीन दिलाता हूँ कि ये नहीं काम मैंने किया और मैं कर सकता हूँ। हाँ, बट दैट इनसिक्योरिटी जो होती है, मुझे लगता है दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि नहीं मैं कर लूँगा। कभी मुझे कोई काम इस फिल्म लाइन का ऐसा इजी नहीं लगा। मुझे हर सीन बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और मतलब मुझे अभी जैसे ये फिल्म का जो भूल भुलैया 3 का जो क्लाइमैक्स है, ये जब शूट किया है तो मतलब मैंने किसी को सोने ही नहीं दिया है, चाहे वो एंड काफ़ी एक्टर्स जो हैं फिल्म के, उसमें लास्ट की 20 पेजेस हमने किसी को दिए ही नहीं थे। अच्छा, किसी को पता नहीं, मतलब एक्टर्स को भी नहीं पता है कि ये जो मास्क में पीछे है ये कौन है। अच्छा। किसी एक्टर को नहीं पता। ओह वाह। हाँ, और बहुत झूठ भी बोला है कि किसी को बोला है कि इसके पीछे तब्बू है, किसी को बोला है कि इसके पीछे कियारा है, और कुछ लोगों ने अपने अंदाजे लगाए कि सर आपने हमको नहीं बताया लेकिन हमें बता दिया पीछे अक्षय कुमार है। और फिर मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें पता लग गया, बोलना नहीं किसी को। तो मुझे हर बार जो मैं फिल्म बनाता हूँ मुझे लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा मुश्किल फिल्म ये है और मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी होने वाली फिल्म है। नहीं, गॉट इट। तो कितना जरूरी है एक डायरेक्टर के लिए एक्टर्स को मैनिपुलेट करना? मुझे लगता है कि वो एक्टर हो डायरेक्टर हो, आई थिंक जिस तरह इंडस्ट्री फंक्शन कर रही है उतना गुण आप में होना ही चाहिए। कि अभी जैसे जब मैं फिल्में बनाता हूँ तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं। मैंने कुछ फिल्में ऐसी बनाई हैं जिसके अंदर फ्रेम में 20 एक्टर्स खड़े हुए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट समहाउ आई मैनेज। सब बहुत प्यार से करते हैं और मेरे सेट पे बिल्कुल हंसी मजाक चलती रहती है, इसलिए कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक बात जहन में बिल्कुल है कि अनीस जो है वो सबसे ज़्यादा ईमानदार अपनी फिल्म के लिए रहेगा। मेरा किसी से फेवरिज्म नहीं कि भाई चलो नाना जी को थोड़ा ज़्यादा करूँगा, अनिल जी का थोड़ा कम करूँगा, फिरोज खान का थोड़ा ज़्यादा, कुछ नहीं। फिल्म जो है मेरे लिए वो मैं बहुत उसके अंदर बहुत ईमानदार होता हूँ और मैं बहुत ईमानदार से एक्ट्रेस को सुनाता भी हूँ। तो कभी मैंने ऐसा किसी को सुना ही नहीं कि चलो इस फिल्म के अंदर इसकी ज़रूरत है और थोड़ा एक्स्ट्रा सुना दो, तो सेट पे फिर सवाल जवाब नहीं, जो है वही मैंने सुनाया है। एंड सेट पे अगर कहीं कुछ तकलीफ़ आती है तो मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ कि सर ये मैंने आपको बताया था ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही होगा जी। तो वो है। एंड मुझे लगता है कि सारे एक्टर बहुत प्यार करते हैं मुझसे, दे लव मी लाइक एनीथिंग। तो मैं थोड़ा सा उनको अपना थोड़ा वो भी प्यार मोहब्बत कभी, जैसे हमारे फिरोज खान साहब जो थे ही वो मतलब 72 एज थी, तो उनको थोड़ा लाड प्यार से कहा नहीं सर खान साहब चले चले चलिए चलिए, तो वैसा मतलब। तो अलग अलग एक्टर के साथ अलग अलग तरीके से सारे लोग अलग लोग हैं, सारे लोग अलग हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो समझ में भी आना चाहिए और मुझे तो आ ही जाता है कि अच्छा ये एक्टर को इस तरह बात करनी होगी और इसको इस तरह बात करनी होगी। बहुत इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है हाँ वो हर इंसान अलग है एंड हर इंसान अलग तरीके से काम करता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे एक्टर्स जो हैं वो जब काम करते हैं और उन्हें अगर ये एक एहसास होता है बिना कहे कि जो फिल्म बन रही है उसमें हमसे शायद 2% ज़्यादा ही आदमी जानता है जो डायरेक्टर है, देन मुझे लगता है इतनी तकलीफ नहीं होती कि एवरीबडी वांटेड कि हाँ भाई सब ये चाहते हैं कि एक अच्छी फिल्म बने, और तो वो सारे लोगों के एफर्ट होते हैं। एंड वहाँ अगर विश्वास अगर हो जाए डायरेक्टर पे कि नहीं भाई ये आदमी जो है हम लोगों से थोड़ा शायद 2% ज़्यादा जानता है, तो दे से अच्छा चलो भी करो।
और मैंने देखा है कि आप को क्रिएशन करते हैं। को क्रिएशन मतलब कि आप एक एक्टर के साथ काम करते हैं और फिर दोबारा भी काम करते हैं जी। अक्सर काम करते हैं। तो कई लोग कहते हैं चलो मेरा हो गया, हाँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ। किसी और के साथ काम। हाँ। तो उस वो क्यों कि आप सर क्या है पता, मैं एक्टरों के साथ काम करता हूँ, मैं आपको ईमानदार दूंगा, मेरा बड़ा दिल लगाव हो जाता है। अच्छा। एंड मेरी बहुत दोस्ती हो जाती है, मुझे बड़ा प्यार हो जाता है। अभी जैसे ये फिल्म लास्ट हमने बनाई, इसके लास्ट डे माधुरी जी एंड विद्या जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि पिक्चर खत्म हो रही है। अच्छा। दे वर इमोशनल। तो वो ऐसी अटैचमेंट हो जाती है। तो अभी मुझे लगता है कि यार ऐसा क्या हो कि मैं माधुरी जी के साथ वापस एक पिक्चर कर लूँ एंड विद्या जी के साथ कर लूँ। तो मुझे मेरे संजय मिश्रा, वो पता नहीं मेरी कितनी फिल्म है कि मुझे लगता है अगर ये रोल संजय मिश्रा कर सकते हैं तो मैं दूसरा कभी कुछ सोचूंगा ही नहीं। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल कि जो मेरे लोग हैं, जो मैं इनके साथ काम किया हूँ, और अगर वो फिल्म के कैरेक्टर को सूट करते हैं तो फिर मैं वहाँ से, जिसको कहते हैं कि ऊपर आगे जाना और पीछे हटना मुझे ठीक नहीं लगता। तो आई लाइक के यार जो लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, समझते हैं, उनके साथ काम करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी फील करता हूँ। और जहाँ ज़रूरत होती है कि नहीं ये कैरेक्टर ऐसा है कि नहीं इसमें हमको कोई अलग ही कैरेक्टर चाहिए, देन आई विल गो ऑल आउट। हाँ भाई, जो फिल्म के लिए जो ज़रूरी है। अभी जैसे हमारे खान साहब थे, उनको वो करना नहीं था पिक्चर, और शायद मुझे इसके लगता है अब जाके ऐसा लगता है कि उनको शायद अपनी कुछ बीमारी का एहसास होगा और उनको लग रहा था यार पता नहीं कहीं पिक्चर बीच में अटक ना जाए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ होगा। बट वो उनके पीछे पढ़ के, मतलब इट वाज एक तरफ पूरी पिक्चर बनाना था और एक तरफ उनको मनाना, ये दोनों इक्वल थे। बट मुझे लग रहा था कि ये रोल जो है यही करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर नाना जी और अनिल जी जो इतने बड़े डॉन हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, अगर वो किसी से डरते हैं तो वो इंसान कौन होगा। तो वो खान साहब जब उतरते हैं तो थोड़ा लाड प्यार, थोड़ा जाना, थोड़ा मस्ती, नहीं वो ऐसे करके फिर मैंने करवा लिया उनसे। तो आप कितना परस्यू करते हैं कि अगर आपको चाहिए कि यही एक्टर ये कैरेक्टर प्ले कर सकता है, तो आप कितना? मैं अपनी आखिरी कोशिश तक करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आखिरी कोशिश, इसलिए कि मुझे लगता है फिल्म के लिए अगर ये ज़रूरी है तो फिर वो अपना पैसों से माने, वो अपने मिन्नतों से माने, वो अपना कोई और आदमी उनको कोई फ़ोन कर दे कि नहीं भाई का जो तरीका है वो। हाँ। इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ ग्रेट कास्टिंग। हाँ, मुझे लगता है कि जो नॉन एक्टर्स होते हैं उनसे मुझे बहुत डर लगता है। बल्कि नॉन एक्टर्स भी चलो ठीक है कि चलो बस हम थोड़ा बहुत करवा सकते हैं। जो बैड एक्टर्स होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं फिल्म में, सीन्स में, कि अच्छा ये करना है, तो कुछ ज़्यादा जो करते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि मुझे जो बुरा एक्टर हो तो बहुत तकलीफ होती है। मतलब मुझे लगता है कि मैं कैसे फिल्में तो काफी लाउड होती है, मतलब एंटरटेनिंग लाउड होने के बाद भी एक सटलनेस है। जैसे अगर आप गौर करेंगे, अनिल कपूर बहुत लाउड है अपना वेलकम में, बट नाना जी इज वेरी सटल। तो नाना जी जिस तरह लोग आपके फिरोज खान थोड़े से लाउड हैं, लेकिन परेश रावल बहुत सटल है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ऐसा होगा, और ये कैरेक्टर ऐसा है। तो ज़्यादातर मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सीरियसली ही काम किया जाए अपना कॉमेडी पे। और मेरा इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि भाई प्लीज़ कॉमेडी मत कीजिए। जैसे मेरी फिल्म में थे अपना फरदीन खान, तो फरदीन खान ने उसके पहले उतनी कॉमेडी कभी की नहीं थी, तो उसको मैंने कहा ये सीरियसली ही करना है, तो उसने इतना सीरियसली कर लिया और इतना अच्छा लगता है वो। तो वो सिचुएशनल कॉमेडी है। राइट। या पर या क्योंकि हम मेजरली एक्टर बह जाते हैं, कॉमेडी सुनते ही उनको लगता है कि स्लैपस्टिक कुछ करें, हाथ पैर मारें, और वो ट्रस्ट नहीं करते हैं कि सीन अपने आप क्रिएट कर देगा, ड्रामा क्रिएट कर देगा, राइटर ने उतना अच्छा लिखा है, डायरेक्टर उतना सोच रहा है। सो यस, दैट्स एंड जब उनको ये भी पता लग जाता है कि ये लाइन बहुत अच्छी है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बोलना चाहते हैं। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। आई लव यू, अब तो बहुत बोलूँगा इसको, बढ़िया। तो मुझे लगता है सिंपल अगर बोल रहे हैं, क्योंकि लाइन बहुत अच्छी है वो अपने आप में, हाँ, उसमें वैसे ही ताली बजनी है, तो उसको जितना नॉर्मल करेंगे, मुझे लगता है कि इंसान अगर अपने सीन के साथ ट्रू रहे, अपने कैरेक्टर के साथ ट्रू रहे, और ये कोशिश ना करे कि इसमें जो बाकी चार खड़े हैं उनको मैं खा जाऊँ किसी तरह, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है। हम कई बार क्लास में ये बात बोलते हैं कि खाने और पीने वाली लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, नहीं, बिकॉज हम मिल के कुछ बना रहे हैं, बिल्कुल। विदाउट यू आई एम नॉट हियर एंड विदाउट मी आई एम एब्सोल्युटली, राइट। सो वो मिल के सीन बनता है। राइट। और कुछ आप लोगों में से किसी को, मतलब आई एम आल्सो थिंकिंग, नहीं हम लोग तो बैठे हैं, बात करेंगे। यस,
Good afternoon, sir. My name is Anubhav, and firstly, I would like to congratulate you for the success. Double century आपने मारी है for Bhul Bhulaiya 3. Thank you. So, the reason why I know you is because of your original comedy movies, like जो 2000 में आपने Sing is King, Ready, Welcome बनाई है. I know you because of that. And अभी के movies में like the one which you make now, it's comedy है, but लेकिन जो start पहले के थे, जैसे start से लेके end तक होते थे, पूरा comedy, सब हंसते थे, पूरा entertainment. अभी के film में I feel it's little, I mean patches में it comes. So I mean आपने जानबूझ के comedy कम किए है कि मतलब you're focusing on more other genres? राइट, मैं आपको बताऊं कि मुझे ये बात जो है कई लोगों ने कही है अभी, जैसे ये फिल्म जो है उसमें कुछ एक सेकंड का शॉट आता है। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जो मजनू भाई की पेंटिंग है सौरभ भाई, कि वो जो है मैंने शूटिंग पे इनको बोला मेरे लोगों को कि भाई कल वो पेंटिंग ऑक्शन वाला सीन है तो आप 5-6 पेंटिंग लेके आई। वो लोग 10 लेके आए, लेकिन वो इतनी अच्छी थी हाँ, तो मुझे लगा कि मजनू भाई जिस लेवल के पेंटर है वो इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते। और मैं बड़ा लकी था कि थोड़ी लाइटिंग चल रही थी, तो मैंने मेरे डीओपी से पूछा, बोले सर एक घंटा लगेगा। तो मैंने कैनवस में मंगाया, मैंने खुद कुछ बनाने की कोशिश की, तो वो घोड़ा उड़ा तो मैंने बना दिया। फिर मुझे लगा नहीं इसमें हंसी नहीं आ रही, चलो एक घोड़ा और बनाता हूँ। अब वो घोड़ा बिगड़ गया हाँ, बट वो इतना बिगड़ा, कोई अजीब बकरी नुमा गधा पता नहीं क्या था। तो मैंने जब वो देखा तो मेरे चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट तो थी। फिर मैंने, क्योंकि मैं सबसे बात करता हूँ, तो सबको बुलाया कि भाई ये पेंटिंग यूज़ करते हैं। तो वो सारे लोग जो है, सर ये क्या है एंड सब ने बोला नहीं सर ये मत कीजिए, सर ये मत कीजिए। मेरा जो 7वां असिस्टेंट था, सर आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लीजिए, ये मत कीजिए। बट मैंने देखा कि जब भी जो लोग मना भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरी थी जैसा भी था, बट उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी एंड दैट एग्जैक्ट रिएक्शन आई वांटेड फ्रॉम माय ऑडियंस। तो मैंने बोला मैं यही करूँगा। तो अभी वो पेंटिंग जो है वो शायद 2 सेकंड से भी कम का टाइम है अभी भूल भुलैया 3 में, और मुझे इतने लोगों ने फ़ोन किया और इतने लोगों ने कहा। तो ये बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये जो फिल्में हैं ये सब मैंने लिखी हैं बैठ के, पूरी फिल्में, और ये मैंने लिखी है सेट पे, और काफ़ी फिल्में, और एकदम 11th आवर पे ऐसा कुछ याद आता है, कुछ करते हैं, एक एक्साइटमेंट रहती है। और बाकी जो फिल्में हैं वो अभी मेरे कुछ राइटर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट उनके साथ मैं मिलके कर रहा हूँ, तो कुछ उनका भी मुझे लेना है कि नहीं सर ये बहुत अच्छा है, सर ये थोड़ी अलग कॉमेडी है। लेकिन वो धीरे धीरे आदमी रियलाइज़ करता है 1-2 फिल्म के बाद कि नहीं, कुछ अलग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं इंशाल्लाह अभी आगे कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं उसी तरह की फिल्में और उस तरह की कम से कम कॉमेडी बनाऊँ जो नो एंट्री, वेलकम और सिंग इज किंग की थी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने 80s और 90s की काफ़ी सारी फिल्मों में भी काम किया है, तो जो राजेश खन्ना सर थे तब के एक्टर्स थे और जो अभी के एक्टर्स हैं, उनके प्रोसेस में उनके साथ क्या आपको क्या अलग लगता है उनके साथ काम करने में? मुझे लगता है कि जो पहले जो एक्टर्स थे, हम लोग जैसे शूटिंग में जब जाया करते थे आउटडोर, तो ये उस वक्त तो मोबाइल हुआ नहीं करता था, तो वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है मुझे लगता है वो मोबाइल और ये सारे जो, तो रात को आफ्टर पैकअप पूरा यूनिट बैठा करता था, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन, एवरीवन, एंड एक दूसरे से जितना अटैचमेंट हो जाता था महीने भर की शूटिंग के बाद। कई एक्टर्स जो हैं वो सारे छोटे छोटे लोगों को भी नाम से जानने लग जाते थे, वो एकदम ख़त्म हो गया है। तो अभी जो है पैकअप होता है और एवरीबडी इज़ इन देयर रूम एंड दे आर ऑन मोबाइल और सम अदर वर्क, तो वो एक जो पर्सनल कनेक्शन होता है लोगों के बीच में, जो मुझे लगता है एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी भी है, वो एकदम ख़त्म हो गया है। उसके अलावा पहले एक्टर जो है वो थोड़े ये है कि भाई पूरी कंप्लीट बाइंड स्क्रिप्ट नहीं है, तो भी वो ये देखते हैं कि कौन आदमी फिल्म बना रहा है, हाँ इसके ऊपर विश्वास वो करते थे। आज जो है वो एक कंप्लीट बाइंड स्क्रिप्ट चाहिए और वो पूरा समझ में आना चाहिए फिल्म बनने से पहले कि हाँ भाई ये इस तरह का होने वाला है। बट अच्छाई में ये हुआ है कि आज के जितने यंग बच्चे हैं ये दे आर वेरी डिसिप्लिन। तो अभी पहले हमें मालूम नहीं होता था, ये पता होता था कि सुबह 9 बजे की शूटिंग है, बट वो 9 बजे के बदले 10 बजे भी एक्टर आ सकते थे, दोपहर को 2 बजे भी आ सकते थे, तो ऐसा है। बट नाउ पता है कि भाई 9 बजे की शूटिंग है तो एवरीबडी विल रीच एट 9, तो वो एक बहुत फ़र्क पड़ा है। या थैंक यू। यस
Hi, sir. I'm Sanskriti. First of all, thank you so much for all your films. And secondly, you just mentioned that sometimes you get attached to actors and you're like, you want to cast them again. So, as an actor, it always revolves in my mind that what is something that, for example, just for you, you feel ki, okay, this actor is nice, I want to work with this person. And sometimes you feel ki, I would never like to work with this person again. So, what are those differentiators? मुझे लगता है कि क्या है कि जो एक्टर अच्छे हैं उनके साथ सिर्फ मैं नहीं, जितने डायरेक्टर्स हैं वो चाहेंगे कि बार बार काम करें। तो सबसे पहली ज़रूरत तो है कि जिस क्राफ्ट में आप हैं, जो आप एक्टर अगर बनना चाह रहे हैं, तो एक्टिंग आप उस लेवल पे करें कि भाई दूसरे आदमी नहीं कर पा रहे हैं। और मौका आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेगा, लेकिन उसकी तैयारी इतनी कीजिए, इतनी तैयारी कीजिए कि जिस दिन वो मौका मिले तो वो बस मौका आपके हाथ से जो है दोबारा छटके नहीं, एंड दोबारा आपको पीछे पलट के देखना नहीं पड़े कि अब काम कहाँ से ढूंढना है। तो वो पहला और आखिरी मौका होना चाहिए, तो उसकी तैयारी उतनी होनी चाहिए। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये भी हुआ है, जैसे इसमें भी मेरे साथ हुआ है कि मैं एक छोटा सा कैरेक्टर था, शायद 3 दिन का, तो मुझे एक कार्तिक आर्यन के दोस्त की ज़रूरत थी। तो मैंने काफ़ी लड़कों को देखा हुआ था, मेरे साथ भी कुछ लोगों ने काम किया था, एंड मैंने डिसाइड किया था नहीं यार इनके साथ भी किया था काम, ये अच्छे हैं, चलो ये मैं करूँगा। और फिर एक लड़का आया हमारा, अरुण कुशावाहा, एंड उसने कुछ करके दिखाया मुझे, और मुझे लगा कि नहीं यार ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो फिर मैंने वो सारे प्रोग्राम ख़त्म किए, जो नए लोगों को भी कोशिश कर रहा था मैं, और जो मेरे पुराने जानने वाले थे उनको भी मैंने बोला नहीं रोल इसको देते हैं। और जब उसने 3 दिन की शूटिंग की, वही रोल उसका ख़त्म हो जाता था फिल्म के बिगनिंग में। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये इतना अच्छा कैरेक्टर कि इसको एंड तक ले जाना चाहिए। ओह वाह। हाँ, तो फिर सेट के ऊपर मैंने वो चेंज किया कि नहीं, जब ये भाग जाता है कलकत्ता, हमारा हीरो कलकत्ता से कहीं जाता है गांव में, तो ये उसको ढूंढते हुए गांव आता है, और फिर वो हीरो के साथ पूरी फिल्म के अंदर है। और लोगों को उसका इतना अच्छा लगा काम, बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ गुड एक्टर, एंड बहुत अच्छा काम करता है। और जब छोटे छोटे ये एक्टर्स हैं, इसकी वजह से फिल्म में बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा लगता है कि अरे यार ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। हेलो, दिस इज़ शिवानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक कि हाउ आप केमिस्ट्री जो है बिठाते हो। इतने सारे एक्टर्स होते हैं आपके फिल्म में, बट सारे कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री आप बहुत ही अच्छे से सीन्स में बिठाते हैं। दैट आई रियली लाइक। बट वन क्वेश्चन दैट आई एम ऑल्सो हेजिटेंट टू आस्क इज कि हाल ही में एल इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट द ब्रेन रॉट फिनोमेना इन इंडियन ब्रेन रॉट फिनोमेना इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड योर फिल्म वॉज ऑन द पोस्टर ऑफ इट। हाउ डू यू फील अबाउट इट? नहीं, मैं समझा नहीं बात क्या बोल रही? The brain rot phenomena, like where the logic goes out on the vacation or something like that. Okay. So how do you feel about it as a director when India is also represented in, international scales? मुझे लगता है कि अगर कुछ इस तरह की मैं फिल्म बना सकूं जिसमें लॉजिक भी बहुत हो, और वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो 25-30-35 जो क्रिटिक्स हैं उनको अच्छे लगे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट आई थिंक मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि फ़िल्म मैं बनाऊँ उन लोगों के लिए जो फिल्म को मजाक लेते हैं, मजाक करते हैं, और अगर आपके इमोशंस राइट चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक से कि लॉजिक की ज़रूरत है। इसलिए कि कई मरतबा हम लोगों की ज़िंदगी में लॉजिक नहीं होती है, एंड वो समझ में भी नहीं आती है कि जैसे अगर आप किसी से मिलते हैं और उसने अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं किया है, लेकिन आपको वो इंसान अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा आदमी है ये, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं होती। कोई इंसान आपको मिलता है, उसने कभी आपका कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन आपको देख के लगता है कि थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है कि नहीं यार ये ठीक नहीं आदमी। तो लॉजिक जो है वो कई मरतबा जो है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। अभी जैसे एक लॉजिक की बात मैं करूँ कि अभी जब मैं फिल्म बना रहा था वेलकम, तो मैंने नाना पाटेकर जी को लिया हुआ था। अब उनकी सिस्टर जो है फिल्म में, वो मैं लेना चाह रहा था कतरीना कैफ को, तो वो सारे लोग मुझे बोलने लगे कि यार ये कैसे होगा तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ना मैं कतरीना को चेंज करना चाह रहा था बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और मैं चाह रहा था कि नहीं यार बहुत अच्छी लगी फिल्म में, लेकिन वो नाना जी जो हैं उनकी बहन कैसे लगेगी। तो फिर मैंने डायलॉग के अंदर छोटा सा थोड़ा कुछ किया कि अनिल जी बोलते हैं कि उदय भाई एक बात सबसे पूछनी है, ये आपकी बहन जो है वो सगी बहन है तो बोलता है सगी से बढ़कर है। नहीं वो तो मुझे भी पता है बढ़ के, लेकिन वैसे मतलब सगी है। बोलता नहीं तो क्यों पूछ रहा है, मुझे पता है। वो वहाँ बताता कि भाई मेरे फादर ने 2 शादियाँ की थी, और बस इतना। तो ये पता लग गया कि वाई दे आर सो डिफरेंट। एंड मुझे पूरी पिक्चर में किसी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई ये
एक इंसान इतना गोरा चिट्टा और दूसरा इतना सांवला, तो ये भाई बहन इतने डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि लॉजिकली अगर कोई सवाल उठता है तो हम लोग अपनी राइटिंग की भाषा में कहते हैं कि लॉजिक जो है इट्स लाइक अ डॉग, वो भौंकेगा, तो उसे एक डायलॉग की हड्डी देकर अगर काम चलता और आगे हाय सर, माय नेम इज़ अगस्त्य Yeah. और मेरा क्वेश्चन था आपसे कि मुझे भूल भुलैया 3 में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। जैसे आप भी सौरभ सर के साथ एक पिच की बात करते, सुर की बात कर रहे थे जो करना होता है। तो जैसे छोटा पंडित या सौरभ शुक्ला सर थे, उनका एक सर्टेन पिच था, बट इफ यू लुक एट विजय राज तो उनका एक अलग थोड़ा सा और न्यूआंस था। तो आई वांटेड टू नो, जब आप एक कमर्शियल मूवी बनाते हो तो व्हाट इज़ द राइट पिच टू कैच? बिकॉज आई थिंक आई रिमेंबर watching an interview with Kartik Aaryan where he's like he just came from Chandu Champion और शुरू में he was saying उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो थी, उसको और अप करना था। तो how do you maintain that pitch for a commercial movie and be truthful? And I also wanted to know that कि जो final के जो 20 minutes थे climax में, what brief did you give to Kartik and how to get that performance out? क्योंकि it's all to do with the pitch, so वो बहुत interesting था। I wanted to know about that. नहीं, मुझे क्या लगता है कि जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, उनको तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन इज़ बेस्ट, कि जितना कम मैं इंस्ट्रक्शन दे सकूं तो मैं इतना कम इंस्ट्रक्शन देता हूं। मैं सीन के लिए डिस्कस करता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे दिमाग में क्या है, वो सब मैं करता हूं। उसके बाद मैं छोड़ता हूं उनके ऊपर कि क्या लगता है, और कहीं बहुत ज़रूरी है तो जाके मैं धीरे से बताता हूँ कि ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे नाना जी थे, उन्होंने उनका एक डायलॉग मैंने लिखा था कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है। तो इतने ग्रेट एक्टर हैं, वो इतना अच्छा करते हैं, ज़बरदस्त। लेकिन वो फर्स्ट डे था उनका। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट साज वाज भी उठाते हो तो वो चाहे जितना भी अच्छा बजता हो, लेकिन बिगिनिंग में उसको एक ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। शायद वो ट्यूनिंग जो है वो एक डायरेक्टर ही कर सकता है। तो जब उन्होंने डायलॉग कहा तो मैंने जाके उनके कान में कहा कि सर बाकी बहुत अच्छा है, खाली इज्जत पर थोड़ा स्ट्रेस कीजिए बिकॉज वो नहीं है आपके पास। तो वो आप देखिए कि पूरा डायलॉग उन्होंने प्लेन बोला है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, इज्जत है, ऐसा। तो इतने से में वो आ जाता है। तो जब कार्तिक फिल्म कर रहा था चंदू चैंपियन, तो वो बिल्कुल अलग फिल्म थी उसके लिए। तो जब आया तो मुझे लगा इसका एनर्जी उस लेवल का है नहीं जो हम चाह रहे हैं। तो मुझे बार बार कि कार्तिक बहुत लो हो रहा है यार ये। फिर मैंने बैठ के उनको बताया कि भाई क्या, एंड थोड़ा सा अच्छे एक्टर्स को अगर आप थोड़ा सा सुनाते हैं, समझाते हैं ना, तो देन तो वो एक आधा दिन ही, शायद 2 दिन प्रॉब्लम रही होगी जहाँ पर मुझे बीच बीच में बोलना पड़ा। उसके बाद एक बार उसको जब समझ में आया, देन तो स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। फर्स्ट डे ही होता है या सेकंड? आई थिंक फर्स्ट सेकंड डे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक्टर्स ढूंढ भी रहे होते हैं अपने कैरेक्टर को। राइट। तो वो मैंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ देखा, जैसे मैंने नसीर भाई के साथ भी शूटिंग की। तो पहले ही दिन, तो पहले 1-2 दिन थोड़ा ढूंढते हैं। जो अच्छे एक्टर है वो भी खुद भी तलाश कर रहे होते हैं कि मैं क्या पिच करूँगा, मेरा क्या कैरेक्टर है और ये ठीक लग रहा है। वो भी उस किरदार को जो है, उस कैरेक्टर को ढूंढ रहे हैं। तो वो 1-2 दिन शायद ऐसा होता है, बिकॉज हमने 6 महीना बैठ के काम किया है, तो शायद उस वक्त उनसे थोड़ा ज़्यादा हमें पता होता है। तो वी कैन गाइड देम, चाहे कितने भी बड़े एक्टर हों उनको आप। और मुझे लगता है जो अच्छे और बड़े एक्टर होते हैं दे डोंट माइंड। जो थोड़े अजीब एक्टर होते हैं कि सर को ज़्यादा समझा रहे हैं, तो वो अलग बात है। बट जो अच्छे एक्टर होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं अरे सही बात है। तो और वो जो लास्ट के 20 पेजेस थे वो पिक्चर के अंदर हमने किसी एक्टर को दिए नहीं थे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो बात छुपी रहे। तो सारे एक्टर जो थोड़ा विश्वास भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, सर ये क्या है, नहीं हम लोग कर रहे हैं, अभी मालूम नहीं क्या है, अभी करेंगे। तो करते करते हमने वहाँ तक लेके आए। बट यस, कार्तिक को बताया था, एंड कार्तिक जानता था, विद्या जी जानती थी, माधुरी जी जानती थी। ये 3 लोग, मेरे ख्याल से ये 3 ही लोग जानते थे। Like tell Kartik to prep for that. कार्तिक के साथ जो है ना बैठ के जिस लेवल पे सुनाया था और जैसा हम चाहते थे, तो वो सुनते वक्त जो है ना उसकी आंखों के अंदर आंसू थे। एंड मुझे लगा कि ये अपना काम हो चुका है, कि वो एक फील तो उसको आ गई है कि द गुड एक्टर बहुत मेहनती है और लगा रहता है काम में। एंड बाकी फिर हम सेट पे ही है कि कहीं कुछ जा रहा है तो वी कैन, बट उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया उसने। सर क्योंकि वेलकम का बहुत जिक्र हो चुका है और वो एक दौर था जब अक्षय कुमार के
बैक टू बैक ऐसे कॉमेडी फिल्म्स आते थे जी जी। और मेरा तब से लेकर अभी तक एक ही सवाल है, मतलब एक छोटा सा वन लाइनर जैसे अरे वो क्यों माइंड करेंगे, मतलब ये आज भी हमारे ज़िंदगी में हम डेली कहीं ना कहीं वो एज अ मीम या कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहता है। तो वो उस टाइम पे एकदम इम्प्रोवाइज रहते थे, उनकी टाइमिंग और ये सब चीज़ें कि ये आपने जो लिखा था वही होते जा रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि वो बस ऐसा आया और अचानक से उनका वो टाइमिंग के साथ ऐसा निकला है और शायद आज भी इसलिए लोगों ने काफ़ी याद रखा है हर डायलॉग। इज अ गुड एक्टर एंड खासकर कॉमेडी वो बहुत अच्छी करते हैं एंड वो कई मरतबा आपके लिखे हुए डायलॉग इस तरह बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ बोला है उन्होंने। तो जैसे उस फिल्म में एक और डायलॉग था एंड में जब वो फिरोज खान के बेटा जिंदा बचता है तो इनका एक डायलॉग था मिरेकल। तो एक्चुअल डायलॉग था कि मिरेकल हो गया। तो जब पहला शॉट हुआ और उन्होंने बोला अच्छा मिरेकल हो गया, तो मुझे लगा नहीं बहुत लंबा है डायलॉग, मिरेकल हो गया। तो मैंने उनको बोला कि सर लंबा हो रहा है, मिरेकल हो गया। बता 3 ही तो लफ्ज़ दिए, अब इसमें क्या लंबा कर रहे हो। मैंने बोला नहीं सर आप ट्राई करो, खाली मिरेकल बोलो। तो फिर उन्होंने कुछ अजीब अंदाज में मिरेकल बोला और मैं मॉनिटर पे बैठा हुआ था एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। मैंने बोला हाँ यार ये वर्क करेगा। तो सम टाइम हमको ये नहीं पता होता एग्जैक्टली कि भाई ऐसा कुछ बनने वाला है कि लोग पता नहीं कितने साल याद रखेंगे। बट आई थिंक दैट मोमेंट जब आप मॉनिटर पे बैठे हैं एज ए डायरेक्टर, तो हम भी कहीं ना कहीं ऑडियंस बनकर ही फील करते हैं पिक्चर और पूरी फिल्म एक ध्यान में रहती है। तो जब मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा, और मैं ये कोशिश भी नहीं करता हूँ कि क्या चल रहा है वो फिल्म बनाऊँ, क्या नहीं चल रहा है, तो वो मेरी कोशिश नहीं होती। मुझे लगता है कि मैं भी ऑडियंस हूँ और मुझे अगर एक फ़िल्म लिखने में अच्छा लग रहा है तो मज़ा आ रहा है, तो फिल्म बनाने में मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अगर एक्टर का एक्टिंग देख रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, तो आई थिंक पीपल विल इन्जॉय। तो ऐसा एक कैलकुलेशन दिमाग में होता है, एक गट फीलिंग होती है। तो जब उन्होंने मिरेकल बोला तो आई स्टार्टेड लाफिंग। जब मैंने बोले सर थोड़ा ऐसा, मैंने बोला नथिंग, दिस इज़ द बेस्ट, इससे अच्छा नहीं हो सकता। हाय सर, शांतनु नाम है मेरा। सर बहुत सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपकी इतने सारे हिट्स आपने दिए हैं। अभी भूल भुलैया 2 के बाद भूल भुलैया 3, और भूल भुलैया 3 के सेट के BTS के मैंने बहुत सारे सीन देखे हैं जो मूवी में। लास्ट टाइम भूल भुलैया 2 में मिलिंद गुना जी भी थे, तो लास्ट टाइम पुणे में एक बार वो मिले थे। हाँ, तो भूल भुलैया 3 के सेट पर भी आपके आई थिंक लेग में कुछ इंजरी थी, वो इतना है वो सेट में। सर ऐसी कौन सी चीजें इतनी उम्र में भी आप वो पूरा लेके, वो आपके बीच में ट्रीटमेंट भी चल रहा था, फिर आप वो सीन का भी कुछ तो ऐसी सर वो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको इस हर वक्त इतना इंस्पायर रखती है सर? नहीं, मुझे क्या लग रहा था कि अगर मैं घर पे बैठूंगा ना तो शायद मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छा फील होता है, मुझे बहुत खुशी जब लगती है कि बहुत अच्छे मूड में रहता हूँ, मुझे लगता है मैं सेट पे रहता हूँ। तो मुझे अजीब लग रहा था कि अभी ये 4 महीना मैं निकल नहीं पाऊँगा, शूटिंग नहीं हो पाएगी एंड सबकी डेटें भी ली हुई थी। फिर दिवाली के दिन रिलीज़ का एक प्रोग्राम भी था, तो वो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार जी और हमारे अपने कार्तिक एंड विद्या एंड माधुरी, सब ने कहा कि नहीं हम लोग डेट एडजस्ट कर लेंगे, आप प्लीज़ थोड़ा आराम करो। बट मुझे मालूम था कि बहुत डिफ़िकल्टीज होने वाली है एंड मुझे ये भी लग रहा था कि शायद मैं घर में जो है वो जब 10 दिन में था जब, तो मुझे तो लगा कि यार शूटिंग क्यों नहीं हो रही। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, मतलब मैं व्हील चेयर पर चला जाऊँगा। तो मैंने इन लोगों को कहा कि 9 मार्च को हम लोग पहले दिन शूटिंग कर रहे थे, तो मैंने फिर इनको बोला नहीं शूटिंग हमको करनी है। तो सबने मना भी किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अच्छा रहेगा और मैं चला गया। और मुझे लगता है जल्दी मैं रिकवर ही इसलिए हुआ हूँ कि वो शूटिंग चल रही थी एंड आई वाज हैप्पी। Hi sir, my name is Riya Sisodia. So in the initial conversation with the sir, you mentioned about gaining the trust from the actor. Yeah. So now that it's needless to say like the amount of film and the experienced actor that you've worked with, but I just want to know about your experience initially when you written the film and when you first time directed. So in that aspect, when you wanted to have a trust of the actor that they have faith in you, so how you managed to like pull that off? मुझे लगता है कि जो अगर आप ईमानदार हैं और सच हैं तो उसमें फिर कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता। तो एंड पीपल आर वेरी शार्प हियर, सो वो एक्टर्स हों या चाहे जो भी लोग हैं, दे कम टू नो कि भाई असलियत क्या है और बनावट क्या है। तो जब आप बात करते हो, एक कहानी सुनाते हो, तो अभी जैसे आजकल तो हम लोग क्या है, जितने भी राइटर्स आते हैं वो एक लैपटॉप खोलते हैं और वो पढ़ते हैं कहानी और आपको सुनाते हैं। तो मैं तो आज तक वो कर नहीं पाया, तो मैं तो कोई अपना लैपटॉप नहीं खोलता, मैं खाली कहानी सुनाता हूँ। मैं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जो है वो
कहानी सुना सकता हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ और मैं क्या फील करता हूँ। एंड वो कुछ इस तरह का नरेशन होता है कि एक्टर को पता लगता है कि नहीं यार ये अच्छी लगेगी फिल्म, ये बहुत अच्छी बनेगी और इनके दिमाग में एकदम क्लियर है। तो वो मुझे लगता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जैसे आपको बताऊँ कि पहली फिल्म में प्यार तो ना था में एक शॉट था काजल का, पहला ही शॉट था वो एक्चुअली, कि वो हीरो उसको पूछता है कि तुम्हें इंडिया जाना है ना, तो एक्चुअली उसको नहीं मतलब जाना है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है और उसको फिर वो भी है कि तुम्हें डर लग रहा है, तो उसको डर तो बहुत लग रहा है प्लेन से, लेकिन उसको ये दिखाना है कि उसको बोलना है कि मुझे डर नहीं लग रहा है। तो वो बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या, तो वो बोलती है कि हाँ, ऐसा कुछ अजीब कुछ था। तो वो जो है छोटी छोटी सी चीज़ थी, तो 1-2 दिन के अंदर ये एहसास हुआ था कि नहीं वी आर इन द सेफ हैंड। अगर एक्टर को ये पता लग जाए कि सेफ हैंड में है, हमारा कैरेक्टर ख़राब नहीं होगा, ये फिल्म अच्छी बनेगी, तो मुझे लगता है कि एक्टर को फिर उतनी तकलीफ़ नहीं होती। उनकी तकलीफ़ तब शुरू होती है जब उनको लगता है कि नहीं ये जो सामने आदमी बैठा है उसको काम नहीं आता। आई थिंक वहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू होती है। And so last thing, because I've written a film and I'm directing my film next month first, like it's a short film, but I'm speaking to some senior actors who have worked and they like my story. So what advice would you like to give? मुझे लगता है जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं, सीनियर जो लोग भी हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो यंगस्टर्स जो है उनके साथ काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, क्योंकि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जिस जगह आज आप हैं उस जगह थे वो, तो वो अपने आप को देखते भी है कि नहीं यार यही जोश था। एंड अगर आप ईमानदारी से अगर आपने काम किया है फिल्म पर अपनी, और अगर आपको अंदर से ये लगता है कि ये फिल्म जितना मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता, मुझे लगता है वो सेम चीज़ें ट्रांसलेट होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि झूठ जो है इंसान अपने आप से बोल सकता है, पूरी दुनिया से बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तो जब आपको अगर ये पता है, आपको जो बिलीव है, मुझे लगता है जो बिलीव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक आदमी बिलीव करता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, तो उसका पूरा एक्शन ही अलग होता है, उसकी थिंकिंग अलग होती है। और जहाँ डाउट होता है, डाउट मुझे लगता है होता भी तब है जब आपने उतना तैयारी नहीं किया हो, उतना काम ना किया हो। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उतना ही काम करो, उतना काम करो कि सामने वाला जो है वो अगर चाहे कि उसको नहीं करना है, अगर वो कुछ सवाल पूछे एक, तो उसके जवाब आपके पास 4 रहे। तो इतना काम हो कि वो कोई लाजवाब हो जाए, और फिर वो ये है कि भाई वो डायरेक्ट ये कहे कि नहीं सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं करना, वरना बहुत अच्छा है। मुझे लगता है यही शक है। मेरा ये सवाल है कि एक एक्टर कई बार बोलते हैं कि डायरेक्टर को थोड़ी एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जी, तभी वो एक्टर के साथ सही तरीके से उसकी लाइफ कर सकती है। आपको ये लगता है कि एक्टर को भी थोड़ी सी डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए? सर मुझे लगता है एक्टर को थोड़ी सी डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और स्पेशली उन एक्टर्स को जो ये चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है ये अपनी जगह है, लेकिन मुझे शायद इसमें थोड़ा ऐसा मैं कर दूंगा तो और अच्छा होगा, ऐसा कर दूंगा, जो इम्प्रोवाइज करना थोड़ा बहुत चाहते हैं। तो वो एक्टर्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो बेसिकली थोड़े से अंदर से राइटर हों, जो एक लॉजिक की बात कर रहे हों और थोड़ा काम। मुझे वहाँ तकलीफ बहुत होती है जिनको राइटिंग नहीं आती और वो कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं। तो वो किसको इम्प्रोवाइज़ करना देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और इम्प्रोवाइज़ कितना करना चाहिए, वो एक बहुत अजीब सा तराजू है। तो मुझे लगता है कि राइटिंग की थोड़ी समझ हो कि भाई बेसिकली वो आदमी जानता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी हमारे यहाँ कुछ एक्टर्स हैं जिनको, जैसे फॉर एग्जांपल नाना जी का समझ है राइटिंग का भी, राइट वो दिखता है, वो हाँ, तो यार शुरू से आने से काम करते, इसको थोड़ा ऐसा कर दूंगा। एंड वो कभी कभी इतनी अच्छी बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा लगेगा, ओके। फिर कुछ एक एक्टर, सर मैं थोड़ा ऐसा करूँ तो मैं बोलता क्यों करूँगे भाई, क्यों, वाई ये सब लिखा है हमने। तो वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर एक्टर को थोड़ी थोड़ी समझ हो तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उसके फन को वो निखारेगी। सर थैंक यू 3 जनरेशंस को हंसाने के लिए। मेरे नाना जी की सबसे फेवरेट फिल्म नो एंट्री थी, और जो सबसे पहला VCD था उन्होंने उसी का खरीदा था, नो एंट्री की। थोड़ा वक्त में पीछे चलेंगे, कत्ल करने की कोई भी वजह जायज़ होती है क्या? वो फिल्म और वो फिल्म और वो राइटिंग, वो स्क्रिप्ट आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है सर?
क्या है सर कि मैंने वो फिल्म बनाई थी पहले लव स्टोरी, तो मुझे सारे लोग कह रहे थे, यहाँ तक कि यश जी एक बार मुझे मिले, उन्होंने फिल्म देखी, बोले कि यानी तुम कुछ मत बनाना, तुम लव स्टोरी बनाना, इसलिए कि तुम कहीं समझते हो, फील करते हो, और लव स्टोरी तुम बहुत अच्छी बना सकते हो, क्योंकि फिल्म चली भी बहुत थी, प्यार तो होना ही था। बट उस वक्त मुझे ये बहुत एक्साइट कर रहा था ये आइडिया, सस्पेंस थ्रिलर, और मैंने ज़िंदगी में कभी बनाया नहीं था। तो मैंने लिखना भी शुरू किया, और मुझे लगा कि मैं सेफ गेम नहीं खोलूँगा कि मैंने लव स्टोरी बनाई है, सेकंड भी लव बनाऊँगा, फिर थर्ड भी लव स्टोरी, ऐसा। तो मैंने बोला नहीं, मैं ये बनाता हूँ। तो उसको जब लिखा वो कैरेक्टर मुझे बहुत फैसिनेट करता था, और उसके लिए मैं बहुत सारे मेरे जो दोस्त लोग हैं उनसे भी मिला था, डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से, 3-4-5 पेशेंट से भी मिला था, और मेरा वो इंटरेस्ट बढ़ता गया कि जब उन पेशेंट से भी मिला तो उनकी जब कहानियाँ भी सुनी मैंने, जिनको स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, तो वो मुझे बहुत कमाल लग रहा था, और मुझे लग रहा था यार ये बहुत अच्छा है। तो मैंने वो जो कहानी लिखी, और उसमें बिगनिंग में मुझे दिखाना था कि कितना मासूम है लड़का, और एक पॉइंट पर पता लगता है कि ये, तो उसके लिए मैं वो डायलॉग लिखा था शायद, कि वो जो वकील है वो लॉजिक की बात कर रहा है, वकील आगे पूछता है कि अच्छा इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई ठोस वजह नहीं थी खून करने की, जायज़ वजह नहीं थी। तो जो लड़का है वो सिर्फ इतने बोलते हैं कि खून करने के लिए कोई भी वजह कैसे जायज़ हो सकती है। तो उसका फिर एक वो होता है कि नहीं, इसका मैं केस लड़ूंगा। तो दैट डायलॉग वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दिस कैरेक्टर कि इज इनोसेंट। एंड वो फिल्म बनाने में बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। एंड वो फिल्म में काफ़ी अवार्ड्स मिले थे एक्टर्स को, बहुत चली थी पिक्चर। लेकिन फिर मुझे लोगों ने बहुत बोला कि उस तरह की फिल्म बनाए, मेरे जहन में कुछ आया नहीं। तो आज भी मुझे कल किसी ने बोला कि सर दीवानगी कुछ, तो मैं अभी सोच रहा हूँ ऐसा कुछ। लेकिन फिर मैंने तीसरी पिक्चर ना रोमांटिक बनाई, ना मैंने सस्पेंस थ्रिलर, मैंने फिर बनाई कॉमेडी, नो एंट्री। सर आपने इतनी सारी मूवीज़ लिखी इतने सालों से, तो आप कैसे हर बार एक नए टॉपिक, एक नए आइडिया, एक नए प्लॉट के साथ आते हैं? और मेरा आपसे क्वेश्चन था कि कैसे आप एक एडवाइस, एक टिप देंगे कि जो नए एक्टर्स हैं, बडिंग एक्टर्स हैं, और जैसे आपने कहा कि उनको राइटर होना चाहिए, उनको राइटिंग करनी चाहिए, तो वो कैसे आइडिया लेके आए? जैसे मैंने कोशिश करी लिखने की बहुत बार, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करती हूँ, तो मेरे साथ के सब लोग बोलते कि नहीं तू लिख, तो मैंने कोशिश करी और वो घूम फिर के सब ऐसे सेम कैरेक्टर हो गया या सेम प्लॉट हो गया। तो आप कैसे नया टॉपिक, नया प्लॉट कैसे बनाते हैं? मुझे लगता है क्या है कि कहानियाँ बहुत सारी हैं, एक्चुअली कहानी वही 6, 7, 8 है, उसको कैसे नए तरीके से करना है। लेकिन आप अगर अवेयर हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, कोई कहीं से आप इंस्पायर हो सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन आपको बहुत एक्साइट कर सकती है, किसी आपके दोस्त पहचान के इंसान के साथ कुछ हादसा हुआ है वो हो सकता है। तो कहानियाँ आने का जो रास्ता है वो बहुत सारे हैं, और आपको अगर सब ये कह रहे हैं मतलब उनको ऐसा फील होता होगा कि आप में थोड़ा सा राइटिंग का कुछ है। लेकिन हाँ, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा मतलब काम करना पड़ेगा। ये कि पहले दिन ही सब होगा ऐसा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो एंड वो शॉर्टकट, इतना हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो ये तो एक कला है, तो ये कला जो है उसका शॉर्टकट नहीं हो सकता। लेकिन आई एम श्योर कि अगर सब ऐसा चाहते हैं और ऐसा बोलते हैं आपको, तो कुछ तो आप में देखा होगा। एंड आप ज़्यादा नहीं, रोज़ एक पेज खाली लिखिए कि मैं अच्छा लिखूंगी, बुरा लगूंगी, मैं फाड़ के डस्टबिन में फेंकूंगी, लेकिन मैं एक पेज लिखूंगी। एंड आई थिंक अगर ज़रा भी आप में कुछ होगा उस राइटिंग के लिए, तो आपको डेफिनेटली थोड़े वक्त में वो फील आपको खुद को होने लगेगा। एंड यू कैन रीड लॉट ऑफ बुक्स ऑन राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन से कोई सीखे तो कुछ नहीं आता, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जितने लोग हैं उनको सब कुछ आता है। किसी को थोड़ा आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। तो अगर आप सीखने के लिए कोशिश करेंगे, अगर आपकी कोशिश है कि नहीं मुझे ये सीखना है, अगर उसके लिए आप डिसिप्लिन है कि मैं आधा घंटा, ज़्यादा नहीं पूरे 24 घंटे में, बट हाफ एन आवर मैं राइटिंग के बारे में पढ़ूंगी, तो मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ेगा। आदाब सर, माय नेम इज़ विजय कोठारी। सर जैसे अभी महसूस हो रहा है कि हमने जितनी भी पिक्चरें देखी है, आधी या तो आपने लिखी है या तो आपने डायरेक्ट की है। हमने किसी और का काम ही नहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि किसी और का काम ही नहीं देखा है। अब जैसे सिंग इज किंग है या वेलकम है, सर आप मतलब हर कैरेक्टर में मतलब इतनी उम्दा ही है, मतलब डेप्थ है
लाइक जैसे विजय राज का कैरेक्टर है जी। वो मतलब स्टार्टिंग में अन्ना आते हैं तो बोलते हैं कि अन्ना चले जाते हैं, कोई बहस होती है, फिर वो बोलते हैं कि मैं सड़क से उठा के स्टार बना लूंगा। या। मतलब हर डायलॉग में बहुत डेप्थ है सर। अब हर कैरेक्टर में इतना डेप्थ कैसे लेके आते हो? मुझे लगता है कि यार क्या है कि आप अगर उन कैरेक्टरों से प्यार करते हो और आपको लगता है कि सिर्फ ये जो चुनिंदा 4-6 जो मेन एक्टर्स है वही इम्पोर्टेंट है, वो नहीं, अगर ये बाकी के, क्योंकि मेरा बहुत बिलीव है कि जो हैं ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे जो छोटे कैरेक्टर्स होते हैं कुछ सीन्स के लिए आते हैं, आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जैसे आपको मैं बताऊँ कि मैंने जब वेलकम बनाई तो ये नाना जी और अनिल जी के पीछे मुझे 2-2 आदमी खड़े रखने थे। तो मैंने बोला वो फाइटर्स होते हैं वो अजीब तरीके से खड़े रहते हैं एंड उनका वो खड़े रहना ही अंदाज़ अलग है, और अगर ये जो एक्टिंग डायलॉग बोल रहे थे उसमें कुछ तो रिएक्ट करेंगे, उनका रिएक्शन भी बहुत अजीब होता है कि वो क्या होगा अल्लाह जाने। हाँ पता नहीं, तो मैंने बोला यार आई डायलॉग हो जाता पूरा फिर रिएक्शन। हाँ आई नीड अ गुड एक्टर्स। तो फिर मैंने मुश्ताक मर्चेंट को बुलाया, मुश्ताक खान को बुलाया और वदी ईरानी सब इनको बुलाया मैंने। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं तो क्या है रोल, तो मैंने बोला कि मुश्ताक का रोल नहीं है अभी फ़िलहाल, तो फिलहाल तो ये है कि उनके 4 हेंचमैन है जो पीछे खड़े हैं, बट मैं कुछ करूँगा देखूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो उनका एक मोहब्बत थी मेरे से, प्यार था कि वो चारों आ गए एंड वो खड़े हुए हैं, शूटिंग चल रही है। तो 7वें 8वें दिन मुझे मुश्ताक भाई बोले कि आपने सुनाया नहीं अनिल भाई, लेकिन मुझे तो मेरा कैरेक्टर समझ में आ गया। मैंने बोला क्या है? बोला आपने बताया नहीं था कि मैं गूंगा हूँ, तो मैं पीछे खड़ा हूँ। तो मुझे उस दिन बहुत गिल्ट हुआ, मैंने बोला यार मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने बोला यार, मैंने बोला नहीं मुश्ताक भाई कुछ करता हूँ। तो फिर रात को उस दिन मैं बैठा, मुझे लगा नहीं यार इनका मुझे कुछ करना ही है, तो वो बैठ के तो फिर मैंने वो बनाया कि मेरी एक टंग नकली है हाँ फिर मैंने बताया क्योंकि उनके हाथ में वो लकड़ी तो मैंने दी थी, तो फिर मैं बोला हाँ ऐसा कुछ बनाता हूँ। फिर मैंने अदी ईरानी का बनाया, फिर मैंने उन चारों के कैरेक्टर बनाए, और फिर जो सीन चले हैं उसमें कई मरतबा ये हुआ है कि एक्चुअली वो डायलॉग नाना जी और अनिल जी के थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार ये तो काफ़ी है बोल रहे हैं और वो बोलेंगे तो अच्छे हैं। और ये नाना जी और अनिल जी के पास बड़कपन है कि जब मैंने उनको बोला कि नहीं सर ये आप मत बोलिए, वो बोलेगा, आपका आदमी पीछे बोलेगा, तो दे वर वेरी कंफर्टेबल। और उसके बाद जो इन चारों ने भी मज़ा करना शुरू किया तो वो सीन कहीं के कहीं चले गए। शायद अगर उतना उनके सीन, उनके कैरेक्टर अच्छे नहीं होते तो उतना अच्छा शायद बहुत अच्छे एक्टर होने के बावजूद जो मेन एक्टर वो सीन उतने अच्छे बनते नहीं। राइट। एक क्वेश्चन है हमारे साथ, स्टूडेंट है जी ऑनलाइन से, इनका नाम है सैयद एहसन जी। तो इनका सवाल ये है कि हाउ डू यू सी बॉलीवुड गोइंग फॉरवर्ड? सिनेमा फ्रॉम 1995 से 2007 was comedy family oriented with re-release of movies from that era being appreciated with what would you suggest writers who want to write comedy, sarcasm या romance कि जो ये सारी फिल्म्स री-रिलीज हो रही हैं, तो क्या अगेन फ्रॉम अ राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि वापस से इज दैट व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ, या ये री रिलीज बॉलीवुड को थोड़ा शिफ्ट कर रहा है? देखिए बहुत ये अच्छी बात है और बुरी बात है कि अच्छी बात इसलिए है कि अब जो रिलीज़ हो रही है उसमें कुछ बिजनेस होगा उन लोगों का और बड़ा एंड और पहचान होगी। ये नहीं कि वो फिल्मों की पहचान नहीं है, बट रिलीज़ होने का मतलब ये है कि लोग जाके देखेंगे और मज़ा करेंगे। और अगर आज भी वो मज़ा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ पुराना हो गया और कुछ नया एकदम अलग हो गया है। शायद वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो आज जो लोग कर रहे हैं काम उनको सोचने के लिए मौका मिलेगा कि कहीं हम इतना ज़्यादा नया तो नहीं कर रहे हैं कि वो जो लोगों को उतना मज़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या जो ह्यूमर है वो ह्यूमर है, वो जब आपने बनाया है, लिखाया है और जिस जगह आप चाहते हैं कि पब्लिक हंसे उसी जगह अगर हंस रही है तो वो राइट ह्यूमर है। अब वो पुराना और नया जो है वो मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता। लेकिन जो कॉमेडी है वो एक तो लिखना ही वैसे बहुत मुश्किल काम है, और अगर वो चीज़ें जो बहुत अच्छी लग रही है तो इसका मतलब है कि ये नहीं है कि आज लोगों ने तरक्की नहीं की, इस तरक्की के बाद भी अगर वो पसंद आ रहा है तो वो बहुत अच्छा था। तो अगर जैसे भी आज आप सभी बात कर रहे हैं, आज 17 साल हो गए उस फिल्म को, हमारी वेलकम को, क्योंकि वेलकम के और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं, बट उसमें जो एक अजीब कुछ बात थी वो शायद आज नया करने के बाद भी लोग उतना नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि नया और पुराना कुछ नहीं है,
अच्छा अच्छा होता है, और जो ठीक होता है वो ठीक ही होता है, और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। तो सर री रिलीज करवा दो वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। हमारे एक्टिंग क्लास में हमें सिखाते हैं टू टेक रिस्क, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्क व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट। सो व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क यू हैव टेकन in your career? I started taking risks from the very beginning because मेरा ये मानना है कि एक जैसा ही आप काम करोगे और चाहे जितना अच्छा करोगे लोग बोर हो जाएंगे, तो आपको कुछ नया करना है, और जब नया जब आप करते हैं तो रिस्क है। तो मैं याद है कि मैंने जब फिल्म शुरू की थी प्यार तो होना ही था, उस वक्त से पहले अजय देवगन सिर्फ और सिर्फ एक्शन कर रहे थे और मैं बनाना चाहता था लव स्टोरी। तो सब ने मुझे बोला यार लव स्टोरी विद अजय, मैंने बोला यार ये नया लगता है मुझे। तो वो मुझे उसके बाद जब मैंने फिल्म वेलकम की तो मुझे लगा कि यार ये जो उदय शेट्टी है ये मैं नाना जी को लूँगा। नाना जी बहुत सीरियस कैरेक्टर करते रहे हैं हमेशा, तो सारे लोग के यार ये मैंने बोला यार नाना जी इज़ अ ग्रेट एक्टर, एंड अगर वो करेंगे ना तो मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर्स को वो ये बता पाएंगे कि एक्चुअल कॉमेडी क्या होती है। तो भी नाना जी जो है तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर वो कुछ 19-20 होता लोग कहते लो यार नाना जी थे इतने सीरियस कैरेक्टर है, इतने बड़े एक्टर है, उनसे अभी कॉमेडी करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है एवरी टाइम जो है अभी जैसे इस फिल्म के अंदर अभी जब देखेंगे थर्ड वाला बहुत बड़ा रिस्क भी है, बहुत बड़ा। मुझे नहीं लगता है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आपने एक 150 करोड़ रुपए की फिल्म लगाए हैं, सारे एक्टरों का एक बहुत विश्वास है आप पर कि नहीं यार अनीस के साथ काम कर रहे हैं, फिल्म चलेगी, अच्छी लगेगी। प्रोड्यूसर ने 150 करोड़ रुपए खर्चा किया है उसको इस उम्मीद पे कि नहीं यार ये फिल्म चलेगी, तो अगर नहीं वर्क करती तो बहुत नुकसान होता। तो वी कांट अफोर्ड कि वर्क नहीं करे, बट हो जाए दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे लगा यार रिस्क ही नहीं लेंगे ना तो वो सेम चीज़ होती जाएगी। तो इस फिल्म के अंदर आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो क्लाइमैक्स है ना उसके अंदर मतलब आपको हिम्मत जमा करनी पड़ेगी एज अ डायरेक्टर कि यार ये करें भी क्या नहीं करें। मुझे लगता है 10 में से शायद 9 लोग ये फिल्म ही नहीं करते जब वो क्लाइमैक्स होता तो। वाह वाह। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। 6 महीने पहले मेरा पैर टूटा था, एंड बिकॉज ऑफ योर वेलकम मेरे को है ना एक डायलॉग मिल गया ओपन करने की, मेरी एक टांग निकली है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सर जैसे आपने मुझसे शादी करोगी जैसी बड़ी फिल्म लिखी आपने, उसमें कादर खान जी जो आपके साथ थे वो भी एक अच्छे राइटर थे, बहुत बड़े राइटर। तो उनके साथ आपका कोई किस्सा या कोई यादगार मेमोरी हो वो शेयर करना चाहें आप? मैं कादर भाई को बहुत पहले से जानता हूँ, एंड कादर भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो राइटर थे वो बहुत बार एक्सलेंट राइटर थे। लोगों को पता नहीं कितना वक्त लगता है, तो वो एक्टिंग भी करते थे और एक्टिंग करते हुए वो सेट पे एक छोटी सी बुक लेके आते थे और वो सीन लिख रहे होते थे किसी और फिल्मों का। और अगर जब असिस्टेंट ने कहा कि सर शॉट रेडी है तो मतलब मुझे लगता नहीं कि शायद 2 सेकंड लगाते होंगे खड़े होने में। पेन रखा ऐसे उठे, जाके वो शॉट दिया, वापस आए उठे, तो वो 15-15, 20-20 दिन में जो है पूरी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे। और सारी बड़ी फिल्में अमिताभ बच्चन की, प्रकाश मेहरा की और मनमोहन देसाई की, ऐसी फिल्में। तो ही इस मतलब हम सारे राइटरों के लिए कि नहीं यार ये बहुत ही एक तो बेसिकली ही वॉज अ टीचर इन साबु सिद्दीक, तो पढ़ा लिखा आदमी था, और पढ़ा लिखा आदमी होने के बाद इतने अच्छे एक्टर होने के बाद इतने अच्छे राइटर थे, तो मतलब वो बहुत अच्छा था कि हमारे साथ काम करे। तो मैंने उनकी पहली फिल्म लिखी थी बोल रहा था बोल, तो बोल रहा था बोल में उन्होंने उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाया था कि शाम होती है और उनको दिखना बंद हो जाता है और वो कहीं बताना नहीं चाहते कि भाई अंधे हो जाते हैं। तो जब मैंने उनको सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे लगता है कि अच्छे राइटर्स की ये भी एक पहचान होती है कि मैंने उनको बोला कि सर इसमें कुछ करना है तो आप देख लीजिए क्योंकि यू आर सच अ ग्रेट राइटर। तो बोलते भाई मुझे तो एक्टिंग का ही पैसा मिला है, हाँ तो जो एक्स्ट्रा काम है ये मैं क्यों करूँ। तो ये शायद इनकी बड़कपन होता है इन लोगों का। एंड बहुत पहले व्हेन आई वाज असिस्टेंट विद राज कपूर साहब, तो हमारे ऋषि कपूर साहब कहीं जा रहे थे तो उनके लिए एक स्पीच लिखनी थी, तो राज साहब ने मुझे कहा कि तुम लिखो, तो मैंने लिख दिया था। तो बोले जाके उनको दे के आओ ऋषि कपूर जी को। तो मैं ऋषि कपूर जी के पास गया देखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि कम करो नहीं तुम जू जाओ और जाके जावेद साहब को ये दे दो। तो मैं ठीक है, तो मैं जावेद साहब को बताया, मैंने बोला जावेद साहब ये चिंटू साहब ने भेजा है। तो उन्होंने पढ़ा, बोला हाँ क्या करें भाई इसमें बताइए मैं क्या ख़राब करूँ। तो इतने बड़े राइटर हैं वो खुद, बट मुझे लगता है नए लोगों को यही एक
प्रोत्साहन देते हैं ये लोग, ये जितने सीनियर राइटर हैं हमारे, चाहे जावेद भाई हों चाहे हमारे, तो वो मुझे याद है कि जब जावेद भाई ने बोला कि अच्छा, मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की, अभी ये थोड़ा सा उसको ठीक करेंगे, तो मुझे बहुत गुस्सा था। तो उन्होंने बोला कि इसमें मैं क्या ख़राब करूँ, तो फिर मेरी दोस्ती हो गई। मैंने बोला नहीं सर, आप इतने अच्छे राइटर, आपको जो ठीक करना है कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि वो है। एंड कादर भाई के साथ भी वैसे ही ताल्लुकात रहे। तो उसके बाद जब मैंने ये फिल्म की तो मैंने उनको वही याद दिलाया कि देखो सर, उसके अंदर सिर्फ एक बीमारी थी, अगर उस बीमारी को बहुत अलग अलग कर दिया जाए, हर दिन आपको एक नई बीमारी होती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आज दुगलता बंदे हैं, आज बहरे हो गए हैं। मेरा क्वेश्चन है, अपने आपकी सारी फिल्मोग्राफी में कोई ऐसा मोमेंट आया, कुछ ऐसा दिन आया जहाँ कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, एवरीथिंग्स जस्ट गोइंग एवरीवेयर, तो उस सिचुएशन में हाउ डू यू अडेप्ट, हाउ डू यू मेंटेन योर काम एंड हाउ वुड यू मैनेज थिंग्स एज एन इंसिडेंट? मतलब कौन सा कुछ ऐसा दिन होगा? कई मरतबा होता है, कई मरतबा होता है, इसलिए कि वो प्लान जो है वो हम बहुत अच्छी तरह जितना भी कर लें, बट कुछ चीज़ें जो होनी है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नॉट ओनली यू, आई मीन योर एंटायर यूनिट कैन नॉट इमेजिन कि ऐसा कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट पिक्चर जो बनाई थी उसके अंदर राजपाल के साथ एक गधा था, तो हाँ, तो वो उसकी 2 दिन शूटिंग की और वो गायब हो गया। तो अभी हाँ, बट उसकी राजपाल नहीं गधा नहीं राजपाल के साथ में था, तो वो जिसमें रू बाबा बोलते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है, तुमने शादी कर दी, वैसा कुछ था। तो अभी वो गायब हो गया और उसका ऐसा पर्टिकुलर कुछ चेहरा और ऐसे निशान थे और ऐसा रंग रूप था कि वो दूसरा नहीं हो सकता था। तो अभी वो ढूंढने के लिए हमने लोगों को लगाया कि भाई उसको ढूंढो किसी भी तरह। तो वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शूटिंग चल रही है, एक्टर की डेट जा रही है, वो नहीं मिल रहा है। तो अभी सारे एक्टर है, गधा नहीं है। तो बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद ऐसे बहुत हालात होते हैं कि भाई समटाइम आप मालूम नहीं होता है। अभी जैसे मैंने वो फिल्म बनाई थी वेलकम बैक, तो उसके अंदर मैंने कुछ 100-125 ऊँट मंगाए थे, तो उनको भागना था, बहुत बेतहाशा भाग रहे हैं। तो मुझे वो जो अरबी आदमी साथ में बैठा था वो बोला, सर ये सब ऊँट तो मेरे सब ये खड़े हैं, इनको बिठा दो सर, ये खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा। तो मैंने बोला खड़े नहीं रहते, इनको भागना है। बोले नहीं, ये सब फीमेल हैं, वो सब वो प्रेगनेंट है इसमें से कहीं। तो अब वो बोल रहा है कि वो खड़े नहीं रह सकते, उनको भगाना है। तो फिर आपको शॉर्टकट भी सोचना पड़ता है उसी वक्त पे एज ए डायरेक्टर, इसलिए कि इतना पैसा इन्वॉल्व होता है। उस वक्त वहाँ पे क्या था कि हमारे 4 चॉपर्स थे और कुछ 20 हमने लैंड क्रूजर मंगाई थी और 600 का यूनिट था एंड 50 डिग्री इन डेजर्ट। तो ये टेंशन आ गई, अब भागने वागने का शॉर्ट थे तो क्या करें। तो उस वक्त आपको सबसे शॉर्ट एंड स्वीट जो रास्ता है, वो जो सबसे इकोनॉमिकल रास्ता है, जो सबसे आसान रास्ता है, तो ऐसी 5-6 चीज़ें आपको एक वक्त में उसी वक्त सोच के आपको डिसाइड करनी पड़ती है। तो वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। एंड फॉर्चुनेटली मैंने जब जब इस तरह की तकलीफ़ें की है, मतलब पढ़ा हूँ, उसमें मैंने करेक्ट डिसीजन लिया और स्मूथली हम निकल गए हैं। सर, आजकल फिल्म्स के अंदर ग्रीन स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत बार VFX CGI सब। सो मतलब डिफ़िकल्टी क्या फेस होती है डायरेक्शन में भी पूरे क्रू के साथ और एक्टर के साथ, कि आप उनको कम्युनिकेट कर पाओ कि आपने क्या सोचा है और वो उस तरीके से उसको रिप्रोड्यूस कर पाए वहाँ। आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म शायद विदाउट CG एंड विदाउट दिस ग्रीन ना बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कि लोग आजकल थिएटर में, स्क्रीन में वो फिल्में देखना चाहते हैं जो लार्ज इन द लाइफ है। क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी जो है वो वेब भी बन रही है, लोग छोटे TV पे भी देख रहे हैं, मोबाइल पे भी देख रहे हैं। जो फ़र्क है एक कम्युनिटी व्यूइंग का, कि आप पब्लिक के साथ बैठ के देख रहे हो और एक बहुत बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो लार्ज इन द लाइफ जो फिल्में हैं वो लोग देखना चाहते हैं। और लार्ज इन द लाइफ जितना शूट करना है वो जिस तरह आपने सोचा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अगर उसमें VFX एंड CG एंड ग्रीन नहीं है तो। बट अभी इतना लोग अवेयर हो चुके हैं CG से। अभी हमने इस पिक्चर में बहुत किया है, भूल भुलैया 3 में बहुत CG किया हमने, तो इतना सबको पता लग चुका है कि अब उतनी डिफ़िकल्टी नहीं रही है। एंड सबको, एक्टर्स को भी पता है कि क्या है। अभी जैसे उस पिक्चर में एक शेरवानी खाली चल कर आ रही है, तो उसमें बाकायदा एक आदमी हमने रखा था जिसकी
पूरा उसको ग्रीन बनाया था हाथ में पैर में, तो खाली शेरवानी आ रही। बट नाउ तो एवरीबडी नोज कि हाँ अच्छा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आप एक्टर को बता रहे हो, एक छोटी सी जगह शूट कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि नहीं सर ये बहुत बड़ा बंगला है, तो वहाँ पे पूरा जो हमको करना है, तो दे नो कि हाँ ये हो जाएगा। एंड इफ़ योर सीजी कंपनी इज़ गुड, और अगर आपने थोड़ा सा टाइम लिया है, आपके पास राइट अमाउंट पैसा आपने उस चीज़ के लिए रखा है, तो मुझे लगता है कि यू कैन अचीव लॉट ऑफ गुड थिंग्स। बट देन जब आप किसी एक्टर को समझाते हो, तो अभी तो वर्चुअल प्रोडक्शन भी हो गया है, तो यूजुअली डिस्प्लेज होते हैं, बट इफ़ देयर इज़ अ ग्रीन स्क्रीन तो द एक्टर हैज़ टू इमेजिन एवरीथिंग, उनको अपने हेड में जाना पड़ता है काफ़ी बार। नहीं, वो एक्टर के लिए थोड़ी मुश्किल तो होती है कि उसको जो टाइमिंग करना है, उसको जो समझना है, लेकिन मुझे लगता है कि आज सारे एक्टरों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है कि अच्छा ये होगा। एंड जो नहीं समझ में आता है वो फिर एक्टर्स क्या करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि अच्छा मुझे ये इमेजिन करना है कि ये मुझे उठाना है और ये फेंकना है, तो उतना इमेजिन करके करते हैं, वो बिलीव करके, एंड फिर आपको वो डिलीवर करना है। और अगर आपने करेक्ट प्लान किया है, तो मुझे लगता है नाउ यू कैन थिंक एनीथिंग पॉसिबल, जो भी आप सोचेंगे वो स्क्रीन पे आप लेके आ सकते हैं। टचवुड इतना अच्छा मतलब अभी सीजी का हो गया, एंड आई थिंक हम डायरेक्टर्स के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए कि कई मरतबा हम लोग पहले कुछ चीज़ें सोचते थे और फिर लगता था कि नहीं यार इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, एंड फिर वो हम चेंज कर देते थे। नाउ ऐसा है नहीं कि भाई कोई भी चीज़ हम अगर सोचें तो वी नो कि वी कैन अचीव दिस थिंग, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है मुझे लगता है। सो वन लास्ट थिंग, भूल भुलैया 1, 2, 3, 1 के अंदर कभी भूत था ही नहीं। जी जी जी, इट वाज अबाउट साइकोलॉजिकल थ्रिलर। सो सेकंड और थर्ड में आपने भूत क्यों डाला? नहीं यार, मुझे पहली फिल्म जो है ना बहुत अच्छी लगी थी, और वो बड़े हमारे डायरेक्टर ने, प्रियदर्शन बहुत अच्छे डायरेक्टर, उन्होंने अक्षय ने और विद्या ने बहुत अच्छा काम किया था, तो मुझे लगा कि ये उनका वर्ल्ड है और ये उन्होंने सब किया है। और मुझे लगता है कि अगर मैं सेकंड करता तो शायद उसका जो एक न्यूनेस है, एक नयापन है ना, वो ख़त्म हो जाता। इसलिए कि सबको पता है भाई, अभी जैसे मुझे बोला गया कि भाई आप आंखें पार्ट 2 बनाई है जिसमें वो 3 अंधे थे, तो वो फिल्म इसलिए बहुत अच्छी चली थी कि वो 3 अंधे थे, वो पहली बार आप देख रहे हैं। बट सेकेंड पिक्चर में मालूम है कि तीनों अंधे हैं, तो वो जो एक्चुअल यूएसपी है वो उतना बड़ा यूएसपी नहीं रहा नेक्स्ट पिक्चर के लिए, तो आपको फिर और तरीके सोचने पड़ते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये अगर किसी के अंदर भूत नहीं है और ऐसा लग रहा है भूत है, ये आ चुका है, तो शायद इसके अंदर कुछ करने के लिए ये जो नयापन उस फिल्म के लिए शायद वो मेरी दूसरी फिल्म के लिए नहीं होता। एंड मुझे कुछ हॉरर में करना भी था, तो मैं बोला कि ठीक है यार एक नया वर्ल्ड बनाते हैं जिसमें हॉरर हो और वो कॉमेडी हो, तो मैंने इसलिए सेकंड उस तरह का किया कि चलो ये करते हैं। एंड लकीली पिक्चर बहुत मतलब पैंडेमिक में लगी थी, एंड उस टाइम पे कोई फिल्म नहीं चल रही थी, मतलब 39 फिल्में फ्लॉप हुई थी, और अचानक ये फिल्म लगी थी एंड बहुत चली। उसके बाद हमने ये सेकंड पिक्चर बनाई पार्ट 3, एंड इसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत चली है। तो वर यू टेकिंग, आप किसी और हॉरर कॉमेडी से रेफरेंसेस ले रहे थे या देखी है ऐसी फिल्म? लेकिन मुझे जितनी भी, और मैंने कुछ ग्रेट डायरेक्टर्स की फिल्म देखी है, जिसे आप कह सकते हैं कि हॉरर में वो कल्ट फिल्म है, मुझे भी डर लग गया कि अरे बाप रे क्या है, बट मुझे वही टेंशन हो रही थी कि नहीं मुझे ये नहीं बनानी है, क्योंकि मुझे अगर इतना डर लग रहा है तो बच्चे लोग जो है वो कैसे देखेंगे। तो मैं चाह रहा था कि बच्चे लोग जो है वो आँखों तक ऐसे हाथ लेके जाएं, लेकिन पूरी आँख कंप्लीट बंद नहीं करें, तो उनकी एक एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि जैसे वो रोलर कोस्टर में है कि उनको डर भी लग रहा है एंड वो बैठे रहना भी चाहते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने कोशिश की, विच वॉज आई थिंक वेरी डिफिकल्ट, कि यार बच्चों को हॉरर पिक्चर पसंद आए। मैंने फैमिली के लिए हॉरर पिक्चर बनाई, वरना हॉरर फिल्में अक्सर उसका एक जो ऑडियंस होती है वो एक सिलेक्टेड अलग ऑडियंस होती है, बट वो बच्चों को और फैमिली को अच्छी लगे वो बनाना मुझे लगता है थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था। तो वही मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मुश्किल काम करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। आप कौन से डायरेक्टर को फॉलो करते हैं या देखते हैं या उनका काम देखने में पसंद? मैं सारे लोगों को देखता हूँ, लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है वो हमारे जिनके साथ मैंने काम किया, राज साहब की सारी फिल्में बहुत ग्रेट हैं, एंड बिमल रॉय, गुरुदत्त जी, महबूब खान एंड के आसिफ। मैंने शायद मुग़ल आज़म 300-400 बार देखी होगी, और जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार ये नहीं बन सकती फिल्म, ये नहीं लिखा जा सकता, ये जो लोगों ने, आई थिंक दैट इज़ समथिंग ऐसा जिसे देखकर ऐसा फील होता है कि नहीं यार यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। और इस लेवल पे उन्होंने उस ज़माने में काम किया, आई थिंक 1962-60 में। और हॉलीवुड में कई बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं,
उनकी मैं बहुत फिल्में देखता हूँ। मैं अपना ईरानी फिल्में बहुत देखता हूँ। अभी माजिद मजीदी जी आने वाले हैं, तो हाँ, तो उनसे भी मुलाकात होगी मेरी। तो मैं लोगों से मिलता भी बहुत हूँ और अपना फिल्में भी बहुत देखता हूँ। तो बहुत लोगों के काम से मैं इंस्पायर हूँ बहुत। इसमें एक आप ये नहीं कह सकती एक पर्टिकुलर, मुझे बहुत लोगों का काम बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें एक्टर्स बोलते हैं कि लाइक उन्होंने वो कैरेक्टर स्पेसिफिकली जब प्ले किया था वो डिप्रेस हो गए थे या फिर वो जोन में चले गए थे। तो क्या डायरेक्टर्स भी सेम चीज़ फेस करते हैं? आई मीन दे डोंट प्ले इट, बट वो आप जैसे बोल रहे हो कि आप पूरा मूवी जब आप डायरेक्ट करते हो तो आप उस मूवी में रहते हो, तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट? मुझे नहीं कभी समझ में भी आया कि वो कुछ होते होंगे एक्टर जो ऐसा मतलब उतना डूबते हैं, बट मतलब मुझे लगता है कि अगर वो डूब भी गए हैं समझो, तो अगर समझो वो पागल का रोल कर रहे हैं और हमने कहा कि गाड़ी चला रहे हैं आप, और जब हम कट बोलते तो वो रुक जाती है गाड़ी और वो वापस आ जाती है। तो वो रोल कर रहे हैं, वो रोल कर रहे हैं। तो मैंने तो जिस तरह भी फिल्में बनाई हैं, मैंने कॉमेडी भी बनाई है, रोमांटिक भी बनाई है, पर्सनालिटी की बनाई है, बट टचवुड मुझे कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि मैं फिल्म जितनी बन रही है तब तक मैं पूरा इन्वॉल्व हूँ, सब है। बट उसके बाद ऐसा मुझे आई डोंट नो, मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मतलब फिल्में भी तो आपको बनाती होंगी? हाँ सर, आप सीख सकते बहुत है। अभी जैसे अगर वो फिल्म मैंने नहीं बनाई होती तो मैंने कई लोगों को मिला हूँ, मेरे साइकिट्रिस्ट दोस्तों को, डायरेक्टर, उनके साथ कुछ पेशेंट्स को। जैसे उसमें एक फैट सी लड़की थी, उसकी कहानी कुछ अजीब थी कि वो जो है उसने चॉकलेट्स और ये वो सब उसका बहुत शौक था, बंद कर दिया था, लेकिन उसका वेट जो है वो कम ही नहीं हो रहा था। तो वो सारे लोग परेशान थे कि यार इसने चॉकलेट ही नहीं खा रही है और ये बिल्कुल खाने पे कंट्रोल है, इसका वेट क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। एंड शी वाज लिटिल स्पिरिट पर्सनैलिटी का था उसका। तो उसके बाद एक दिन जो है 2-3 साल बाद घर के अंदर जो है कुछ काम वाम चल रहा था, तो वो जो अलमारी है वो निकाली उन्होंने। तो अलमारी के पीछे पूरा वो सिर्फ कैडबरीज और चॉकलेट्स के रैप्स वो पूरे मिले, इतने सारे। तो वो उसको याद ही नहीं है कि वो कब उसको वो अर्ज होती थी, कब वो खाती थी और कब वो छुपाती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको फिल्म बनाने के टाइम पे आपको पता लगता है, और आप, मुझे लगता है एज ए इंसान बहुत ग्रो होने शुरू होते हैं। एवरी फिल्म टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप ईमानदारी से पिक्चर बना रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि यार ये 2 रुपये कमानी चाहिए, वो तो खैर मकसद है और वो बहुत ज़रूरी मकसद है, क्योंकि हम लोग कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी है और उसमें प्रोड्यूसर के पैसे लगे होते हैं, लोगों की उम्मीदें लगी होती है। बट वो फिल्म एक्चुअली आपको क्या सिखा रही है? अगर वो फिल्म से आप कुछ सीख नहीं रहे तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, आपने पिक्चर बनाई है और ख़त्म हो गया। हेलो सर मेरा सवाल नेटवर्किंग के ऊपर था। वाइल आपने बोला कि आप क्राफ्ट पे काम करिए, एक्टिंग उतनी बेहतरीन करिए, तो वाइल वो कर रहे हैं साथ साथ में ये भी आ जाता है कि काम ढूंढना है, काम मांगना है। तो उस फ्रंट पे अगर यंग एक्टर्स को आप कुछ अगर बता सकें काम ढूंढने और काम मांगने के बारे में इंडस्ट्री में, एक, और दूसरा कि आपने जब शुरू करा था हाउ डिड यू नेविगेट द स्टार्टिंग व्हेन देयर इज नो बॉडी ऑफ वर्क? ये नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको काम घर पे तो कोई ऐसा ढूंढते हो आपको उस टाइम पे आएगा नहीं जब तक आप मशहूर नहीं है कि अच्छा उनको पता है कि आप बैठे हुए वेट कर रहे हैं, अच्छा चलो आप करो। तो आई थिंक नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड उससे चाहे आपको कुछ दिन काम मिले ना मिले, लेकिन कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि अलग अलग जगह आप जाकर जब अपना टेस्ट देंगे तो आपको कुछ लोगों से पहचाने मिलेंगी। एंड वैसे भी कहते हैं हरकत में बरकत है, तो आदमी हरकत तो ही करता है, वरना घर पे ही बैठा है आदमी, अगर फ्री बैठा है उससे बेटर है कि कुछ काम ही कर ले। तो मुझे लगता है नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वक्त में ये था कि काम बस कर रहे थे, जो मिल गया वैसा, तो ऐसा कुछ था नहीं। और वी वर, आई थिंक, जैसे आई तो फील वेरी लकी कि यार सही वक्त पे सही लोग जुड़ते गए, मिलते गए और कुछ हो गया। इतना बड़ा प्लान कभी मैंने किया नहीं था, इसलिए कि मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं था तब, बिल्कुल बताने वाला भी नहीं था। But you were also open and ready to do a lot of yes, everything. कि मैं एक्टर, चलो मैं ये राइटिंग भी करता हूँ या मैं सेट को भी डिजाइन करता हूँ, वो भी, तो वो भी एक ओपननेस भी थी। ओपननेस भी थी सर, एंड आई वाज सर्चिंग कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड, तो वो मुझे एग्जैक्टली मालूम ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ा, अच्छा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो वो मुझे वैसे मतलब मेरे लिए काम आया वो बात। Alright, any other question? And so we can
wind up on this? चलो चलो सर, इट्स अ प्लेजर मीटिंग विद यू, और इंशाल्लाह सर मैं जरूर आपसे अगर दोबारा मिलना चाहूँगा, और इंशाल्लाह कुछ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।